हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और यहाँ पर जो हमारा यूपीएससी का पेपर होता है 2 घंटे का, उसको हम लोग यहाँ पर ठीक उसी तरह सवाल करते हैं जिस तरह से हमारा सवाल होता है वहाँ पे। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं धड़ाधड़। जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उनका आपको नोट्स बनाते चलना है। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर जिसकी आईडी है @सुमंत ADSUMANT। टेलीग्राम पर सर्च करना ये वाला, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने बीटेक किया NIT इलाहाबाद से, मैंने पढ़ा है स्टडी IQ पे, मैंने काम किया चाणक्य IAS और फोरम IAS के लिए भी। यहाँ पर मेरे मार्क्स देख पा रहे हैं, आपके मार्क्स इससे काफ़ी बेहतरीन होंगे, ये हमारा कोशिश रहेगा और हम इसे ला करके रहेंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, ईमेल आईडी है, सब कुछ एक ही है। आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पर कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझे यहाँ पर आप भेज सकते हैं। हमने कोर्स लॉन्च किया है आपके लिए करंट अफेयर का। यहाँ पर जो आपका करंट अफेयर है वो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए इंटीग्रेटेड तरीके से हम लोग कवर करते हैं, मतलब दोनों का काम हम एक साथ एक कोर्स में करते हैं। ये कोर्स आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उसका है, ना कि डेली का। डेली करंट अफेयर कोर्स नहीं है ये कोर्स है वैसे करंट अफेयर का जो हम लोग पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर कंपाइल करते हैं और आपके लिए हम यहाँ पर डिलीवर करते हैं, ताकि आपका कोई भी सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में ना छूटे। ठीक है दोस्तों, चलिए सभी लोग तैयार हैं? बहुत अच्छे। जो रेफरल कोड है वो है SN Live। यहाँ पर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे, आपको मिलेगा डिस्काउंट 10% का, प्लस आप हमारे स्टडी ग्रुप में जुड़ पाएंगे और हम लोग साथ में तैयारी करेंगे। यहाँ पर आपको जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फी में, प्लस आपको मिलेगा एक्सेस इस स्टडी ग्रुप का, जहाँ पर हमारे काफ़ी सिंसियर लोग, काफ़ी सिंसियर आपके एस्पिरेंट साथ में तैयारी करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। कभी कभी पढ़ने का मन करता है, खूब मन करता है एकदम, आज तो एकदम किताब खत्म ही कर दें, मगर फिर पढ़ नहीं पाते। क्या समस्या होती है? मोटिवेशन की कमी होती है। आपको यहाँ पर लगातार मोटिवेशन मिलता रहेगा, आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे, उसका डेली आप टारगेट को अचीव करते रहेंगे। वैसे भी आपको रोज़ जो टारगेट डेली का मिल ही रहा है, आप उसको पूरा कर ही रहे हैं। हम लोग लाते हैं आपके लिए अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लास सुबह 9 बजे से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का ऐप ओपन कीजिएगा, सुमंत कुमार नाम सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाऊंगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आप फी पे कर सकते हैं किस्तों में भी, इंस्टॉलमेंट में भी, EMI के जरिए। मतलब कि यहाँ पर आपको 0 कॉस्ट EMI है, आपको केवल फ़ी ही पे करनी है, उसके लिए कोई भी ब्याज नहीं लगता। आप अपनी फ़ी किस्तों पे कर पाएंगे। सर क्रेडिट कार्ड नहीं है, तब भी डेबिट कार्ड से भी आप, ATM कार्ड से भी आप फ़ी पे कर सकते हैं। बस यहाँ पर कोड अप्लाई करना SN Live और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप अपने कॉइन्स भी रिडीम कर पाएंगे। बहुत अच्छे, चलो शुरू करते हैं। हम लोग फटाफट अपनी जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम धड़ाधड़ शुरू करेंगे और सवाल कहाँ से लिए गए हैं हम सब आपको ये भी बताते चलेंगे। क्लियर है? सभी लोग पहुँच गए? साइना, सफ़ी, समीन, प्रगति, अनामिका, गुंजन, रवीना, विनायक, राहुल, योगेंद्र, प्रीति, बहुत अच्छे, दीपक, अमन, नीलाक्षी, गगनदीप, सभी को स्वागत। चंदन यादव, सुमन भारती, विनायक, इन प्रवीण, शिल्पा, पूनम, धुरंधर, इन प्रवीण, बहुत अच्छे, आरती कुमारी, शबनम खान, एकता सिंह, सभी को स्वागत है, सभी वेलकम हमारी क्लास में। चलिए फटाफट सवाल करते हैं, जितना जल्दी सवाल करेंगे उतना जल्दी जल्दी हम लोग अपने सवालों को आगे करेंगे और उतने ज़्यादा हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे, ठीक है। पूछ रहा है, क्या चंद्रगुप्त मौर्य मगध का प्रथम सम्राट था? दूसरा, क्या राजगृह था राजधानी मगध का जब बिंबिसार वहाँ के राजा थे? जब मगध के राजा बिंबिसार थे तो क्या वहाँ की राजधानी राजगृह थी? बताइएगा क्या आंसर है, जल्दी से फटाक से एकदम। सबसे पहली बात, आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था नंद वंश के शासक को और वो मगध का राजा बना था। जब उसने नंद वंश के शासक को हराया था तो नंद वंश का शासक मौर्य से पहले ही हुआ, ऑब्वियस सी बात है। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला सम्राट कैसे होगा? नहीं ना। हाँ, अगर मैं कहूं कि मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट है तो ठीक है बात, है ना, मगर मगध का पहला सम्राट ये तो सही नहीं है, ये गलत है ना। आपका यहां पर पहला हो गया गलत। अब देखो, बिंबिसार के समय में जो राजधानी थी वो मगध, वो रखना थी राजगिरी थी। राजगिरी का नया नाम राजगीर है। क्या है?
राजगीर है, यहाँ पर आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। मेरा यहाँ पर सेकंड सही है, पहला गलत है, बी आपका सही है। बिंबिसार पहला राजा था मगध का। अगला सवाल है, वो कौन सी किताब है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का जो पूरा यहाँ पर विजय की गाथा है वो लिखी है। उन्होंने किस तरह से नंद वंश को हटा करके अपना साम्राज्य स्थापित किया कौटिल्य की सहायता से, ये सभी बातें कौन सी किताब में लिखी गई है। आपके लिए हमने डाला था एक वीडियो जहां पर हमने बताया था आपको कि गुप्ता साम्राज्य में, गुप्त वंश में, गुप्ता एम्पायर में जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, मतलब कि जो भाषा एंड साहित्य है उसके बारे में, है ना। तो गुप्ता काल में जो साहित्य लिखा गया था उसमें एक किताब थी, क्या नाम था सर? उस किताब का नाम क्या था? बिल्कुल, मुद्रा राक्षस। आशीष चौधरी, बहुत अच्छे सवाल जवाब। यहां पर मुद्रा राक्षस जो है ना, डी, इसमें बताया गया था। इसको किसने लिखा था जी? ठीक है, जो आपको मुद्रा राक्षस ना, मुद्रा राक्षस में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे नंदवंश को हराया और अपना साम्राज्य वहां पर स्थापित किया। अच्छा, जो कई सारे लिटरेचर है उसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, या फिर मौर्य साम्राज्य के जो मतलब सारे सम्राट हैं वो लोअर कास्ट के थे। यहाँ पर सब आपको जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो जैन किताबें हैं, जैन टेक्स्ट हैं, जैन धर्म का, बुद्ध धर्म का, जो ब्राह्मण किताबें हैं, जो ग्रीक सोर्सेस हैं, वो सभी जो मौर्य है उसके बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैन धर्म की किताबें हैं भद्रबाहु का कल्पसूत्र। भद्रबाहु का जो कल्पसूत्र है वो हेमचंद्र का जो प्रसिद्ध परवन है जो, फिर आपका जो ब्राह्मणिकल सोर्स आपका पुराण है, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, ठीक है ना। फिर आपका है सोमदेव। सोमदेव का क्या है? इसका है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। ये लिखा गया किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा, ठीक है। फिर जो आपके बुद्धिस्ट धर्म की किताबें हैं वो क्या है? दीपवंशा, महावंशा, ये सभी आपके जो सोर्स हैं बताते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल ये पूछ सकता है, हाँ सब रिवाइज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे चीज़ें। सिंपल सा सवाल यहाँ पर ये पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन कौन सा जो लिटरेचर है, इनमें से कौन कौन सी जो किताबें हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताती हैं। पहला मुद्रा राक्षस, कल्पसूत्र, फिर आपका आ जाएगा अर्थशास्त्र, कथा सरिता। तो यहाँ पर चारों के चारों है ना जो बताते हैं साम्राज्य के बारे में। आपका यहाँ पर क्या आंसर हो गया? डी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, लाला हरदयाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा, आपको मैच करना है इनकी जो पत्रिकाएं हैं उनसे। गदर, बंगाली, वंदे मातरम, इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ABCD में से कौन सा सही मैच्ड है आपको यहां पर बताना है ध्यान से, ठीक है। लेट हो गया कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी यहां पर सवाल करेंगे हम लोग। सभी को हम लोग रिवीजन करना है आज कम से कम। बिपिन चंद्र पाल, वंदे मातरम, 3 ठीक है, ठीक है ना। हरदयाल का था गदर मूवमेंट, जो हरदयाल थे ना उनका था गदर मूवमेंट। क्या था? लाला हरदयाल, गदर मूवमेंट। तो यहाँ पर आपका ए सही है, आपका यहाँ पर ए मैच कर गया 1 से, सी मैच कर गया 3 से, ठीक है जी। यहाँ पर बनर्जी जी बंगाली और एसके वर्मा सोशोलॉजिस्ट। तो आपका 1 का 1, ए का 1 से, बी का 2 से, डी का 4 से यहाँ पर मैच कर गया। आपका ए आपका सही जवाब आ गया। क्लियर है? जो हरदयाल थे गदर मूवमेंट, इसके बारे में सोशलिस्ट, बिपिन चंद्र पाल, वंदे मातरम, ये आपके 4 हैं। आपको चारों यहाँ पर ध्यान से आप किताबें याद रखनी है। बहुत अच्छे, ठीक है। चलो अगला सवाल आपका यहाँ पर है, जो बख्शी जगबंधु बदियार थे इनके बारे में। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, सेनानी थे। वो संबंधित थे किससे? कच्छ रिबिलियन, वाघेरा राइजिंग, ठीक है। ध्यान से बताइएगा इसका आंसर क्या है। ऑब्वियस सा है, सिंपल सा जवाब है इसका पैका रेबिलियन। जो आपका पैका रेबिलियन है उससे संबंधित थे आपके बख्शी जगबंधु बदियार। आपका सी यहाँ पर सही है, पैका विद्रोह यहाँ पर सही जवाब है। ध्यान सुनना, ये जो आपके विद्याधर थे वो कमांडर थे, जो खोरदा के राजा थे ना उनका।
खुर्दा के राजा के जो फौज थी उनका कमांडर हुआ करते थे। इन्होंने 1817 में एक जो क्रांति है ना, पैका रेबिलियन, उसको उन्होंने लीड किया था। वो भारत के सबसे पहला सेनानियों में से एक थे। पैका रेबिलियन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया बात। चलो अगला आपका सवाल है, हमने आपको दिया है संस्थान, हमने आपको दिया है उसका नेता। कौन सा संस्थान नेता से सही सही मैच्ड है बताना है आपको। ऑल इंडिया किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या किसान सभा संबंधित है नरेंद्र देव से? क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बोस जी का है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी का है? 1 2 3 में कौन सा सही सही मैच्ड है बताना है आपको ध्यान से। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल पैका करंट में है, इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आपके आएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से इसका जवाब देते रहिए। ठीक है, क्या आंसर है इसका? 1 2 3 में आपको कौन सा जवाब सही है ध्यान से बताना है आपको। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जो बोस थे, कांग्रेस की अध्यक्षता से बोस ने रिजाइन कर दिया था। क्या किया था? 1939 में बोस ने कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। क्लियर है? 1939 में कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप से अध्यक्षता दे करके उन्होंने स्थापना करी थी इनकी फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो आपका यहां पर 2 सही है, 2 यहां पर सही है ना। आपका जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना करी गई 1934 में किनके द्वारा? नरेंद्र देव। क्या नाम है इसका? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सीएसपी पर सवाल पूछ चुका है यूपीएससी। ठीक है ना, सोशलिस्ट पार्टी पर सवाल पहले पूछ चुका है यूपीएससी, आगे भी पूछेगा। इसकी स्थापना करी थी 1934 में किनके द्वारा? नरेंद्र देव और कौन था जी? जयप्रकाश नारायण, जेपी। ये दोनों ने मिलकर के स्थापना करी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की 1934 में। और जो आपका किसान सभा है, ठीक है ना, किसान सभा संबंधित है सहजानंद सरस्वती, ना कि नरेंद्र देव। क्लियर है? सहजानंद सरस्वती, ना कि नरेंद्र देव। कौन सर? सहजानंद सरस्वती। आप में से काफ़ी सारे लोग, मतलब कि आपका तरीका ये है कि आप केवल बैठ करके वीडियो देखते हैं। समझ में आया तो ठीक, समझ में नहीं आया तो उससे भी अच्छा। आप सवाल करते हैं, आंसर देते हैं, ठीक है, सही हुआ तो ठीक, नहीं सही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी अच्छा। मगर यहाँ पर आप ध्यान से देखा कीजिए कि मैं सवाल कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो डेवलप होगी, प्लस आप इलिमिनेट करना सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है ना, जब आपका ध्यान पूरा तरह से यहाँ पर रहेगा तो आपके मन में बातें ज़्यादा जाएंगी। आप जो ये जो फैक्ट है ना, फैक्ट आपका आत्मसात हो जाएगा, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला यहाँ पर गलत हो गया, दूसरा सही है। और आपका जो कम्युनिस्ट पार्टी को, जैसे कि यहाँ पर इससे संबंधित है पीसी जोशी भी, आपका यहाँ पर 3 सही है। तो 2 और 3 सही है। आपका यहाँ पर डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है ना, पहला गलत है, 2 और 3 सही मैच है, मतलब क्या आंसर है जी? डी आपका सही है। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया, नोट्स बना रहे हैं साथ में, बहुत अच्छे। 39 के बारे में दोबारा बताना। कौन पूछ रहा है? यशोदा चौहान। अरे 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे करके सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, उसको फाउंड किया था। ये बताओ 1928 में जब पापा नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया और कहा कि हम डोमिनियन का दर्जा मांगेंगे, तो उस समय बेटा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी दोनों ने मिलकर के एक संस्था का निर्माण किया था। उस संस्था का आपको नाम बताना है। संस्था का आप नाम बताइए तो जाने कि हाँ आपको कुछ पता है।
ठीक है, चलो देखते हैं कौन बता पाते हैं। धुरंधर, बहुत अच्छे। नहीं, बफरिंग नहीं हो रही, सब कुछ सही है, चल रहा है बढ़िया यहाँ पे। बताओ, ये हो गई बातें। अगला सवाल आपका है जैनिज्म पर। क्या महावीर ने कभी भी संघ को ऑर्गेनाइज करने के बारे में नहीं सोचा? अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए क्या महावीर ने कभी भी संघ को बनाने का नहीं सोचा? दूसरा, क्या जैनिज्म केवल नॉर्दर्न भारत में ही कन्फाइंड रहा? अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कल, एक सवाल कल या परसों मैंने बताया था, याद है बाहुबली के बारे में? बाहुबली पर मैंने एक सवाल दिया था, श्रवण बेलगोला, याद है ना? अरे ओ माय गॉड, मूवी में जो नहलाता है मूर्ति को, बड़ी सी मूर्ति को, जैन भगवान की, श्रवण बेलगोला, कहाँ पर है? कर्नाटक में है ना? ठीक है, हाँ हाँ, हमारे चाचा नेहरू। मगर देखो, बेटा नेहरू का मतलब ये है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और इनके पापा का नाम क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू। कंफ्यूजन ना हो ना यहाँ पर, इसलिए पापा और बेटा का इस्तेमाल किया है। आप इसको, आपको समझ याद रखने में, ठीक है ना? नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू की नहीं थी, इनके पापा की थी, मोतीलाल नेहरू की थी। ठीक है, बढ़िया। सुरभि कुमारी, आपको हिंदी समझ में तो आती है, क्या दिक्कत है फिर? ठीक है ना, चलो। तो यहां पर आपका है जैनिज्म। देखो, भगवान महावीर ने खुद संघों की स्थापना करी थी अपनी शिक्षा का प्रसार करने के लिए, अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए महावीर ने खुद संघों की स्थापना करी थी, जहां पर पुरुषों और महिलाओं दोनों को संघ में शामिल किया गया था। क्या किया गया था? पुरुषों महिलाओं को दोनों को संघ में शामिल किया गया था। एक बात और, यहाँ पर अंतर समझो बुद्धिज्म के बारे में। अच्छा देखो, ये हमारे कुछ क्वेश्चन आपके पुराने आएंगे मतलब रिवाइज करने के दौरान, मगर यहाँ पर हम लोग बातें नया नया ऐड करेंगे। केवल वही नहीं, हम लोग रिवाइज कराएंगे आपको, मगर चीज़ें हम लोग आपको और नई नई बताएंगे ताकि आपका वैल्यू एडिशन होता रहे। तो यहाँ पर ध्यान से, बुद्ध का जो संघ था, होता है ना धम्मम संगम गच्छामि, तो जो संघ है, संघ में पुरुष तो अलाउड थे, हाई कास्ट, अपर कास्ट पुरुष। जो लोअर कास्ट पुरुष हैं, जो आपके दास वगैरह हैं, दास को अपने स्वामी से लेना पड़ता था परमिशन, और जो आपकी महिलाएं हैं, महिलाओं को अपने पति से, पिता से लेना होता था गया, तभी उनको वहां पर अलाउ करते थे, मगर अलाउ करते थे। क्लियर है? महावीर का संघ, बुद्ध का संघ, दोनों ने महिलाओं को अलाउ किया था, ये फैक्ट है, याद रखना हमेशा। सवाल आएगा प्रीलिम्स में और फंसना नहीं है आपको। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है ना? चलो, अगला आपका सवाल है बाबा राम सिंह, मिर्जा गुलाम अहमद, मुकुंदास, नरौजी फरदौंजी। ठीक है, ठीक है, चलो हो गए, दोबारा आ गए वापस, बहुत अच्छे। अरे यार, कुछ टेक्निकल दिक्कत होती है, पता नहीं क्या सर्वर की तरफ से। यहाँ से मेरा डाटा जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पूरा फुल स्पीड में स्ट्रीमिंग हो रही थी, मगर वहाँ से कुछ सर्वर से कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, बढ़िया, शुरुआत करते हैं शुरू से। बाबा राम सिंह, मिर्जा गुलाम अहमद, मुकुंदास, नरौजी फरदौंजी। ABCD आपको बताना है, ये सभी संबंधित है कौन से आंदोलन से? सत्य महिमा धर्म, रहनुमाई मदरसा सभा, नामधारी मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट। देखो, आपको सब के बारे में जानना जरूरी नहीं है, आपको इन सभी के सभी मूवमेंट के बारे में जानना जरूरी नहीं है। अगर आपको केवल कुछ के बारे में पता रहे तो आप इसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं एलिमिनेट करके। तो ये सब बातें मेरे बारे में आपको पता ही है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। जो टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, वो है ऐड सुमंत, ये मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, मुझे यहाँ पर मेल कीजिए। सवाल थोड़ा सा स्पेसिफिक रखिएगा, ये नहीं कि हम तैयारी कैसे करें सर, ये सब यूट्यूब पे सवाल होता है कि हाँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर IAS, ये सब यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो, थोड़ा सा प्रिसाइज सवाल पूछा करो, ठीक है ना। हमने लॉन्च किया आपके लिए कोर्स करंट अफेयर का, जो है पहले अटेम्प्ट वालों के लिए, और यहाँ पर जो
प्रीलिम्स है और मेंस है, दोनों की तैयारी हम लोग साथ में करते हैं। ये डेली करंट अफेयर कोर्स नहीं है, ये नहीं कि 16 तारीख करंट अफेयर 17 करंट अफेयर, नहीं ऐसा नहीं है। ये कोर्स है पीटी 365 मेंस 365 इस टाइप का कम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जहां पर हम लोग करंट अफेयर के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते हैं अपने प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है अनअकैडमी तो वो बस इसको इनरोल कर लें, अगर नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब तो कर सकते हैं आप SN लाइव रेफरल कोड यूज़ करके। ठीक है दोस्तों, ये कोड यूज़ कीजिएगा, आपको मिलता है डिस्काउंट 10% का, प्लस आप यहाँ पर लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। आपने एक बार सब्सक्राइब किया तो आपके लिए प्रीलिम्स के सारे कोर्सेज, मेंस के सारे कोर्सेज, आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इसके सारे कोर्सेज खुल जाते हैं। मतलब कि आपको ऑप्शनल के लिए, मेंस के लिए अलग पेमेंट नहीं करना होता, एक ही में हो जाता है। तो ये खास बातें हैं। SN लाइव इज द करेक्ट आंसर, नहीं है करेक्ट कोड। क्लियर है? आपको मेरी बातें हैं यहाँ पे एंशियंट, मिडिएवल और आपको जो आर्ट एंड कल्चर है ये मैंने पढ़ाया हुआ है। आपके लिए इस पर कोर्स आपके लगातार आते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन सब पे आपके पास कोर्स हैं, मैंने और कोर्स बनाने हैं, सभी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। क्लियर है? आप पे कर सकते हैं EMI के ज़रिए भी, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तब भी, डेबिट कार्ड है तब भी। आपको बस यहाँ पर कोड अप्लाई करना है SN लाइव, आपको पे करना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी किस्तों में आप पे कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल हमारा जो है वो है मध्यकालीन भारत, मीडिएवल इंडिया से। देखते हैं कौन लोग हैं जवाब दे पाते हैं। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, इनमें से कौन से लेखक ने भारत में मीडिएवल टाइम में, मध्यकालीन समय में दौरा किया था? क्या आंसर है जी? RRC वर्ल्ड, नजीम, योगेंद्र, तनु, आरती, श्रीवास, मधु, लिपिका, राहुल, दिव्यांशु, कुणाल, पूनम, साजिद, प्रभदीप, सभी को वेलकम, सभी लोग, अरे वाह, सभी गुड मॉर्निंग। चलिए सवाल फटाफट सॉल्व कीजिएगा। मध्यकालीन भारत में कौन कौन से लेखकों ने भारत का दौरा किया था? अब्दुल रज़ाक, महमूद वली बल्खी, शेख अली हजीन। सिंपल सा, मैंने कहा था कि NCERT से ये सवाल है, NCERT से ये सवाल दिया गया है आपको। रानी मुंडवाल, जी हाँ, क्लास हुई थी सुबह 5 बजे वाली। हम लोग देते हैं आपको रोज सुबह 5 बजे टारगेट देते हैं ना, करते हो पूरा? तो देखो यहाँ पे जो अब्दुल रज़ाक सबरकंदी हैं, इन्होंने दक्षिण भारत में आए थे 1440 के दशक में, 1440 के दशक में आए थे। महमूद वली बल्खी वो पूरी तरह से घूमे 1620 के दशक में। शेख अली हजीन ये उत्तर भारत में आए थे 1740 के दशक में। समझ गए बात? तो अब्दुल रज़ाक, महमूद वली बल्खी और शेख अली हजीन ये तीनों के तीनों मध्यकालीन भारत में आए थे। क्या आंसर हुआ? 1, 2 एंड 3, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सर, 1740 लिखा है यहाँ पे, हमारा मध्यकालीन भारत कब तक चला था? ब्रिटिश का जो साम्राज्य है, ब्रिटिश का समय है, वहाँ से शुरू होने के पहले का जो समय है वो मध्यकालीन भारत था। कहते हैं कि ब्रिटिश जब यहाँ पर आए तो वहाँ से हमारा मॉडर्न इंडिया का जो युग है, आधुनिक भारत जो है वो शुरू होता है। ठीक है? कई सारे जो आपके ऑथर थे वो काफ़ी मतलब प्रभावित थे भारत से। फॉर एग्जांपल महमूद बल्खी वो कुछ समय तक संत बन गया था। हजीन को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि उनको यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला जैसा वो चाहते थे कि हमारा स्वागत एकदम सत्कार किया जाएगा, हमारे लिए रेड कार्पेट बिछेगी, ऐसा नहीं हुआ। तो थोड़ा सा वो लोग
वो थे कि यारे भाव नहीं मिला हमको यहाँ पे। तो अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद बली वल्की और शेख अली हजीन। तीन तीन बार नाम क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि नाम थोड़ा सा चढ़ा भूल जाओगे इसीलिए। इनमें से कौन से जो ट्रेवलर हैं वो भारत में आए थे और वो कौन से कंट्री से थे आपको बताना है। बारबोसा फ्रांस, बैप्टिस्ट रेवनियर पुर्तगाल, मोंशी इटालियन। क्या पहला दूसरा तीसरा में कौन सा आपका सही सही मैच्ड है, बता पाएंगे? आज सो गए थे क्यों जी? ठीक है ना, बढ़िया। ध्यान से, इनमें से कौन कौन से यात्रियों ने ट्रैवल किया, विजिट किया भारत को? बारबोसा क्या फ्रांस से था? क्या ट्रेवेनियर पुर्तगाल से था? क्या मुंशी इटालियन इटली से था? सिंपल से जवाब है। क्या आंसर है इसका? 1 to 3 में आपका कौन सा पेयर सही सही मैच्ड है, बताना है आपको ध्यान से। 1 to 3 में कौन सा पेयर सही सही मैच्ड है, ध्यान से बताना। बारबोसा, ट्रेवेनियर, मुंशी। ठीक है, बारबोसा फ्रांस से नहीं थे, बारबोसा पुर्तगाल से थे। क्या सर? जो बारबोसा थे वो बारबोसा का नाम सुना होगा आपने एक जगह और। जो मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, देखा है? मूवी जो है जॉनी डेप वाली, जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो, है ना? तो वहां पे, ठीक है। ट्रेवेनियर यहां पर फ्रेंच था। मनुची क्या था जी? था इटली। तीसरा सही है आपका, पहला दूसरा आपका गलत है। तो क्या आंसर हो गया? A3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलो, मुझे नहीं पता था कि मनुची इटालियन था कि नहीं, तो क्या मैं आंसर दे सकता था? मुझे पता है कि बारबोसा पुर्तगाली है, तो 1 तो गलत हो गया, तो मेरा यहाँ पर C कट गया था और D कट गया था, बच गया 2 और 3। चूंकि बारबोसा पुर्तगाली है और ट्रेवेनियर फ्रेंच है, तो आपका यहाँ पर 2 भी कट गया। अपने आप से मेरा A आ गया था। अगर मुझे मनुची के बारे में पता नहीं भी होता कि कहाँ से था कहाँ से नहीं था, तब भी मेरा आंसर सही होता ना? ठीक है, बढ़िया। अगला है, जो मध्यकाल का जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसके बारे में पूछा गया है। जो विस्ती थे वो कौन थे? मध्यकालीन इकोनॉमिक हिस्ट्री में जो विस्ती थे वो कौन थे? बॉन्डेड लेबरर, बंधुआ मजदूर, जो मिलिट्री ऑफिसर हैं, जो सैन्य अधिकारी हैं, उनको जो भूमि अनुदान है वो, मंदिरों को भूमि अनुदान, ठीक है। बंजर खेती जिसको हमने बदला है कल्टीवेटेड लैंड में, मतलब खेती करने वाले जमीन में। क्या आंसर है इसका? ABCD में से कौन है विस्ती? होता क्या है ना? विस्ती क्या? अरे वाह, अभिषेक, रॉबिन, लिपिका, मलिक, नजीम, मीनू, तानहा, दीपिका, ठीक है, राहुल, अशोक पासवान, सुषमा, बहुत अच्छे। इंद्रजीत, बहुत अच्छे। अर्पिता, बहुत अच्छे। इंद्रजीत जी क्या क्या लगा रहे? नहीं। साजिद, बहुत अच्छे। शाहजहां। ये जो विष्टी होते थे ना, वो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। ये आपके बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, तो आपका यहाँ पर A है जो सही है। ठीक है, विष्टी वाज यूज्ड इन द सेंस ऑफ फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी, जहां पर गांव वाले जो है ना वो राजा को अपनी सेवा दिया करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो A आपका क्या है? बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूर जो है ना उनको कहते थे विष्टी मध्यकालीन भारत में। अगला सवाल है, इनमें से कौन से गुरु ने सिखों को खालसा में बदल दिया? इनमें से कौन से सिख गुरु ने सिखों को खालसा में बदल दिया? गुरु नानक, अर्जन सिंह जी, तेज बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी।
ABCD में किन्होंने सिखों को खालसा में बदल दिया, बताना जल्दी से जरा। क्या आंसर है इसका? पुलक ठीक है, प्रभदीप ठीक है, विनीत, सबीर, अर्पिता, शिल्पा बहुत अच्छे, आकाश, अंजुमन, इंद्रजीत के इस पर बढ़िया, अरे वाह ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है ना, फंडामेंटल क्वेश्चन बोलते हैं इसको। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सिख हैं उनको उन्होंने खालसा में बदल दिया था। आपका यहाँ पर डी है जो सही आंसर है। क्लियर है? खालसा का मतलब होता है शुद्ध, प्योर। खालसा सिखों में वो लोग होते हैं जिन्होंने अमृत सेरेमनी से होकर के गुजरे हैं। समझ बात? इसको शुरू किया गया था जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके द्वारा। सिंपल सा थीम्स ऑफ जो हिस्ट्री है ना, NCERT पार्ट 2, उसमें से लिया गया है। क्लास 12th की जो NCERT है ना, पेज नंबर 164, उससे सवाल आपका लिया गया है। पहला ये तो हो गई बातें। दूसरा, शंकर देव के बारे में सवाल है। शंकर देव, ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ शैविज्म इन आसाम। क्या आसाम में शैविज्म कहते थे सर, वो लोग शिव की पूजा करते थे, तो क्या उसने शैविज्म को फैलाया? क्या उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनको हम कहते हैं भगवती धर्म। ठीक है? 1, 2 में कौन सी बातें यहाँ पर सही है, ध्यान से बताना है आपको। शैविज्म, टीचिंग, भगवती धर्म। शंकर देव के बारे में सवाल पूछा गया है, क्या आंसर है? शबीर अच्छा करते रहिए। ठीक है, शंकर देव के बारे में कौन सी बातें सही हैं, ध्यान से बताना। आसाम में शैविज्म का बोलबाला नहीं था, वहां पर वैष्णव का बोलबाला था। क्या था? वैष्णव। शंकर देव नाम में तो शंकर है, मगर वो वैष्णव थे, है ना। शंकर देव के नाम में तो शंकर है, मगर वो वैष्णव थे, विष्णु की पूजा करते थे। तो आपका पहला हो गया गलत। ठीक है ना, वो वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। ठीक है, ये कि क्या, जब वैष्णव धर्म बना तो शंकर देव नाम क्यों रखा? उन्होंने थोड़ा रखा होगा, माँ बाप ने नाम रखा होगा ना, है ना। अब नाम रख दिया कुछ और, बन गया कुछ और, तो क्या माँ बाप की गलती थोड़े है। उनकी जो ज्ञान की बातें हैं, उनके जो शिक्षा है, उसको हम कहते हैं भगवती धर्म। ऑब्वियस सी बात है, तुम सोचो 1 और 2 आपस में कन्फ्लिक्टिंग है कि नहीं है? स्टेटमेंट 1 और 2 आपस में कन्फ्लिक्टिंग है कि नहीं है? कैसे सर? अगर उसकी बातें भगवती धर्म कहलाती हैं तो भगवती तो वैष्णव होता है ना। भगवती तो वैष्णव होता है और शैविज्म शिव का है। तो मेरा आंसर सी तो नहीं होगा, ये तो मुझे पता चल गया कि दोनों एक साथ सही नहीं होंगे, है ना। दोनों एक साथ सही तो नहीं होंगे, क्योंकि दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं। अगर शैविज्म होगा तो भगवत नहीं कहलाएगा, अगर भगवत कहला रहा है तो शैविज्म नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। क्या आपका यहाँ पर ध्यान गया था? ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया जी? B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है। अगला सवाल आपका है साइंस एंड टेक से, इनमें से कौन से धातु की जरूरत पड़ती है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में? इनमें से कौन सी धातु की जरूरत पड़ती है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में? क्रोमियम, निकेल, मैग्नीशियम। 1, 2, 3 में किस किस मेटल की आवश्यकता पड़ती है आपको? ठीक है,
है ना। अरे वाह, ठीक है, बढ़िया जवाब। इनमें से कौन कौन से मेटल की आवश्यकता पड़ती है बनाने में स्टेनलेस स्टील के निर्माण में? क्या आंसर है इसका? ठीक है, अरे वाह, ठीक है। अरे अरे, तानहा, नेहा, हरि, अभिषेक, बहुत अच्छे। कमल, राखी साहू, ठीक है, बढ़िया। अरे तुमको मैग्नीशियम और मैग्नीज तुमको तो नहीं दिखता क्या? मैग्नीशियम ये होता है Mg, एटॉमिक नंबर है 12, है ना। एक होता है मैंगनीज, ये होता है Mn। मैंगनीज की जरूरत पड़ती है ना कि मैग्नीशियम की, समझ गए? हमको जरूरत पड़ती है मैंगनीज की, मैग्नीशियम की नहीं पड़ती है। तो तीसरा गलत हो गया आपका। क्या आंसर आ गया जी? क्रोमियम और निकेल सही है। वैसे भी अगर आपने केवल 3 को एलिमिनेट कर दिया होता तो आपका यहाँ पर 3 3 3 उड़ गया होता, आपका डी आंसर आया होता, है ना। 1 and 2 आता आराम से, प्रेम से एकदम। अरे लोहा तो है, ये है तो लोहे से ना बनेगा स्टेनलेस स्टील, लोहे के बोलने की जरूरत थोड़े है। क्रोमियम और निकेल और मैंगनीज ये 3 धातु होता है। Cr से क्रोमियम, Na से निकेल, Mn से मैंगनीज, ये आपके संकेत हैं एटम के। क्लियर है ना। चलो देखो, ये सवाल, ये क्वेश्चन था ना, ये साइंस जो आपका एनसीईआरटी है उसके क्लास 7th का सवाल है। एनसीईआरटी क्लास 7th का सवाल है ये वाला। अगला सवाल है साइक्लोन के बारे में। अभी हाल में काफ़ी साइक्लोन ने हमको परेशान किया है। एक साइक्लोन आया वेस्ट इधर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, तो दूसरा आपका आया अरेबियन सी में। जनता हमारे त्रस्त हो गई साइक्लोन से। तो साइक्लोन का केंद्र क्या एक शांत एरिया होता है जिसका नाम होता है आई, आँख? आईवॉल ऑफ अ साइक्लोन इज फ्री ऑफ क्लाउड। क्या साइक्लोन का जो आईवॉल होता है वहाँ पर बादल नहीं होते हैं और वहाँ पर हल्की हवाएं होती हैं? चक्रवात के बारे में हमने आपको पहले वीडियो बना दिया है, बस सर्च करना यूट्यूब पर जा करके, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन सुमंत कुमार, है ना। बस सुमंत नाम सर्च कीजिएगा, टेम्परेट साइक्लोन, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो ध्यान से, साइक्लोन हमने आपको पहले पढ़ा दिया है, ठीक है ना। ठीक है, आपका जो साइक्लोन है उसका जो आई है वो एक शांत एरिया होता है। साइक्लोन का जो आँख है वो एक शांत एरिया होता है। मेरा पहला सही है। दूसरा गलत है। साइक्लोन का जो आईवॉल है इसमें बादल तो धुआंधार होते हैं, बारिश धुआंधार होती है, समझ गए? ठीक है। आईवॉल में मोस्ट इंटेंसिव रेनफॉल होता है, रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर विंड्स काफ़ी तगड़ी होती हैं, समझ गए बात? तो आपका यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। आपका ए, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आईवॉल में क्लाउड होते हैं, फ्री नहीं होता क्लाउड से, ठीक है ना। और यहाँ पर लाइट विंड नहीं होता है, बहुत ही तेज विंड होती है, बहुत ही तेज हवाएं होती हैं। साइक्लोन का जो केंद्र होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं सर? आई। तो ध्यान से देखो साइक्लोन का आप स्ट्रक्चर, ठीक है। साइक्लोन स्ट्रक्चर देखो ध्यान से।
ये दिख रहा है साइक्लोन, साइक्लोन दिख रहा है ना। देखो ये बीच में है आपका आई, आई में साइक्लोन का जो आई होता है वहां पर हवा सबसाइड करता है, हवा नीचे की ओर जाता है, तो ये आपका एक हाई प्रेशर का एरिया है। आई में चूंकि हवा नीचे की ओर जा रही है तो क्या है वो हाई प्रेशर एरिया है। जो आपका आई वॉल है, आई वॉल में हवा उठती है, ऊपर जाती है, ठंडी होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल करवाती है। समझ गए। तो जो आई वॉल है इसमें भयंकर मतलब कि जो आपकी बारिश होती है वो हमको देखने को मिलती है। समझ गए। अब ये देखो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पर आई में जो आपका, अरे यार इसको रुक जाओ, ये कर लेते हैं, है ना, इसको समझा देते हैं अच्छे से। बस बस हो गया हो गया हो गया। ठीक है। हाँ देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपका साइक्लोन का जो केंद्र है, साइक्लोन के केंद्र में हवा नीचे की ओर जा रही होती है, सबडक्ट हो रहा होता है, ठीक है। हवा सिंक कर रही होती है, क्या हो रही होती है, सिंक कर रही होती है, इसीलिए यहाँ पर आपको बनता है हाई प्रेशर। आई जो है ना यहाँ पे, ठीक है। जो आपका ऑय वॉल है यहाँ पर हवा ऊपर की ओर उठती है, वार्म राइजिंग एयर, ये गर्म हवा है जो ऊपर की ओर उठ रही है और यही आपका बारिश करवाता है। समझ गए। बहुत ही भयंकर बारिश होती है यहाँ पे। ये सभी आपके रेन बैंड्स हैं। क्या है सर, सभी आपके रेन बैंड्स हैं, आपके इस जगह पर बारिश होती है। चलो अगला सवाल है सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में। मिट्टी अगर ज़्यादा अम्लीय हो जाए, मिट्टी अगर ज़्यादा क्षारीय हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए, ठीक है ना। अगर आपका सॉइल क्षारीय है, अगर आपका सॉइल क्षारीय है, बेसिक है, तो आप मिट्टी में क्या मिलाएंगे। अगर आपका सॉइल क्षारीय है तो आपका मिट्टी में क्या मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग्ड लाइम, ऑर्गेनिक मैटर, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है जी। ABC में क्या बताना सही है। साइक्लोन लो प्रेशर होता है, साइक्लोन लो प्रेशर होता है, मगर बीच में हवा सबसाइड करने के कारण आई में वहां पर हाई प्रेशर होता है। ये एनोमली होती है। एनोमली मतलब ये होता है कि वैसा होना तो नहीं चाहिए मगर होता है। समझ रहे हो। साधु का बेटा साधु बने, ये होना तो चाहिए मगर कभी कभी नहीं भी होता, तो इसको बोलते हैं एनोमली, कि हाँ हम उम्मीद जो कर रहे थे वो नहीं हुआ वहाँ पे। क्लियर बात है। बस आप साइक्लोन सुमंत सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगा। टेम्परेट, या फिर ऐसे सर्च करना साइक्लोन मिशन IAS सर्च करना सुमंत, आपको वीडियो वाला मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पर मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम जाइएगा। एड सुमंत इज द टेलीग्राम चैनल। एड सुमंत टेलीग्राम पर आपको अभी कुछ देर के बाद आपको जो वीडियो का लिंक है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। चलिए बढ़िया बात। तुम सोचो अगर मिट्टी पहले से ही बेसिक है तो क्या हम उसमें बेस मिलाएंगे, है ना। स्लैग्ड लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों बेस हैं, क्षार हैं। तो मिट्टी जब पहले से ही क्षारीय है तो हम क्या उसमें क्षार मिलाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर मिट्टी पहले से ही क्षारीय है तो क्या हम वहाँ पे
क्षार मिलाएंगे नहीं ना। तो आपका यहाँ पर A चला गया और B चला गया, समझ गए। ऑर्गेनिक मैटर में पता है आपको, आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जब डिकम्पोज होता है तो इसमें से अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है? अम्ल, एसिड का निर्माण होता है। ये जो एसिड है ना वो मिट्टी के क्षार को कंपनसेट कर देगा, मिट्टी के क्षार को दबा देगा, मतलब ट्रीट कर देगा मिट्टी को, समझ गए। हाँ, 9 बजे वाले जो है ना वो क्लास का लिंक आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, वही मैंने डिस्कस किया था। क्लियर है? तो क्या हो गया आपका आंसर? सी आपका आंसर हो गया। सवाल था क्लास 7 की एनसीईआरटी से। मैं कहता हूँ किताब पढ़ने के लिए, आपको पढ़ते हैं क्या? आपको जब मैं कहता हूँ किताब पढ़ा कीजिए, पढ़ते हैं क्या? हमें आपको कवर कराना पड़ता है सवालों के ज़रिए आपकी एनसीईआरटी को, ठीक है, बढ़िया। अगला सवाल है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। क्या ये आयरन एज से संबंधित था? क्या ये लौह युग का सिविलाइजेशन था? क्या हाथी को डोमेस्टिकेट नहीं किए जाते थे? क्या हाथी को पालतू नहीं बनाया गया था? तीसरा, क्या सूती कॉटन का इस्तेमाल होता था कपड़े बनाने के लिए? 1 to 3 में कौन सी बातें सही बताइए आपके सिंधु घाटी के बारे में? सिंधु घाटी जो था ना वो आयरन एज का नहीं था, ये ब्रॉन्ज एज का था। क्या है जी? ब्रॉन्ज एज का था, आयरन एज का नहीं था, ये ब्रॉन्ज, बिल्कुल ब्रॉन्ज एज का था। तो पहला गलत हो गया, ठीक है। आयरन एज शुरू हुआ वैदिक काल से। वैदिक काल से आपका जो लौह युग है वो शुरू हुआ। जो एनिमल पाले गए थे वो थे बैल, है ना, बकरी, ऊंट, हाथी। तो हाथी को भी पाला गया था, हाथी को भी पाला गया था। क्या है जी? हाथी को पाला गया था। सूती का इस्तेमाल होता था, ठीक है ना। क्या होता था? सूती का इस्तेमाल यहाँ पर होता था। कॉटन का इस्तेमाल, कॉटन हमको वैसे भी मिला है, खुदाई में जो कॉटन है वो मिला है। तो क्या आंसर हो गया आपका? बी है। केवल 3 ही सही है ना, और तो कोई सही नहीं है। तो आपका 3 है जो आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है मेगालिथिक ब्यूरियल के बारे में। क्या ये मेगालिथिक ब्यूरियल हमको उत्तर भारत में मिलता है? देखो, इसको बोलते हैं मेगालिथिक ब्यूरियल, मतलब कि आदमी को दफन करके उसके ऊपर बड़े बड़े चट्टान रख दिया करते थे, है ना। शव को दफन करके जो चट्टानें रख दिया करते थे सिंधु घाट, मतलब उस समय काफ़ी। तो क्या उत्तर भारत में था? आयरन एज, लौह युग क्या मेगालिथिक ब्यूरियल के समय का था? क्या दोनों समकालीन थे? हाँ, ठीक है ना। चैल्कोलिथिक, ये होता है तांबे का। क्या उन्होंने पहला गांव बसाया भारत में? ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा तीसरा है जो सही है, 2 और 3 यहाँ पर सही है, पहला आपका गलत है। मेगालिथिक ब्यूरियल आपको नॉर्थ भारत में नहीं, ये आपको दक्षिण भारत में मिलता है। कहाँ मिलता है सर? ये आपको दक्षिण में मिलता है, बिल्कुल सही। जो मेगालिथिक ब्यूरियल हैं आपको मिलता है दक्षिण भारत में। बाकी जो दोनों बातें हैं वो सही है। चाल्कोलिथिक कम्युनिटी ने जो तांबे का इस्तेमाल किया करते थे, उन्होंने पहला गांव बसाया था भारत में, और उन्होंने जो आपके अनाज हैं इसको पैदा किया था। इनको हम कहते हैं नियोलिथिक कम्युनिटीज़। क्या कहते हैं इसको? नियोलिथिक, है ना, ठीक है। इन्होंने जो जौ है, गेहूं है, इन सब की खेती करी थी, और दक्षिण भारत में जो चावल है वो उपजाया गया था। क्या हुआ था सर? दक्षिण भारत में जो चावल है वो उपजाया गया था। क्लियर बात है दोस्तों? चलिए, ठीक है। हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है करंट अफेयर का। ये करंट अफेयर का कोर्स इंटीग्रेटेड है, मतलब कि यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हम लोग करते हैं इंटीग्रेटेड। इसमें सभी चीज़ें होती हैं, एमसीक्यूज़, आंसर राइटिंग और निबंध।
करंट अफेयर से किस तरह के निबंध आ सकते हैं, किस तरह का आपका यहाँ पर सवाल हो सकता है फ्रेम मेंस का GS2 GS3 में, ये हम देखते हैं। प्लस जो GS4 इथिक्स है उसमें पूछता है केस स्टडी, तो किन किन टॉपिक से आपका केस स्टडी बन सकता है वो सब बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक केस आया था चंदा कोचर का, याद है? चंदा कोचर ICICI वाली, इनका केस था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। तो ये तो वीडियो हमने कल डिस्कस किया था, कल एक डाला था वीडियो हमने रात को 9 बजे कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट पे, वो भी देख लेना आप। तो ऐसे ऐसे टॉपिक जो हमारे न्यूज़ में होते हैं जिनसे सवाल आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है UPSC प्रीलिम्स और मेंस में, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो जिनका पहला अटेम्प्ट होने वाला, जो तैयारी करें 2021 की 2022 की, उनके लिए बेस्ट कोर्स है। तो ध्यान से इसको एनरोल कर लीजिए, सब्सक्राइब किया हुआ है तो। अगर नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप ऐसे ही लाइव रेफरल कोड यूज़ करके। खास है, क्यों खास है पता है आपको? 10% डिस्काउंट मिलता है, आपको डिस्काउंट मिलता है। प्लस आप जो ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, और मेरे सारे कोर्सेज देख सकते हैं आप। मेरे ही क्या, जो बाकी सारे टीचर्स हैं सबके कोर्स देख सकते हैं आप, UPSC प्रीलिम्स और मेंस सबका। जो ग्रुप है यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते हैं, साथ में मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को, और सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आप लेक्चर को देख सकते हैं लाइव, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप कितनी बार भी देख सकते हैं। आज 9 बजे से हमारे स्पेशल क्लास है, तो मिलिएगा अनअकैडमी ऐप पर, वहाँ पर पोलिंग वगैरह की सुविधा होती है। चलिए, आप फ़ी पे कर सकते हैं किस्तों में भी, इंस्टॉलमेंट में भी। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से आप फ़ी पे कर सकते हैं। बस आपको कोड अप्लाई करना है और आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। डिस्काउंट आपको मिलेगा इंस्टेंट, और आप अपने कॉइन्स भी रिडीम कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है थेरुकूथु के बारे में। ये भारतीय कला साहित्य में आपका जो थेरुकूथु है, इसका संबंध किससे है, ये क्या है? क्या ये एक कठपुतली का रूप है, पपेट्री फॉर्म है तमिलनाडु का? दूसरा, क्या केरल का एक प्राचीन मार्शल आर्ट रूप है? तीसरा, क्या तमिलनाडु का एक लोकप्रिय लोक नाटक है? चौथा, क्या केरल का ये एक पुरातात्विक स्थल है? अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कलरीपयट्टू के बारे में, याद है? जो लोग सुबह वाली क्लास में थे उनको पता है, कलरीपयट्टू के बारे में डिस्कस किया था हमने। वो केरला का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। अच्छा, पता है ना आपको कि पपेट्री जो होता है, पपेट्री के फॉर्म होते हैं 4। पपेट्री, कठपुतली 4 तरह का होता है। एक होता है क्या, ग्लव, ग्लव स्ट्रिंग, है ना? और क्या होता है, शैडो, एक होता है रॉड। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके 4 तरह की जो कठपुतलियाँ होती हैं वो होती हैं। समझ गए सभी? गुड मॉर्निंग। अनुराधा, अर्पिता, पूनम, अभिषेक, आशुतोष, प्रशांत, अरे वाह सभी आ गए। तिलकराम, लिपिका, सुनील, साजिद, मधु रावत, शाहजहां, सुषमा, सभी को वेलकम, सभी गुड मॉर्निंग। अरे वाह, ठीक है। राजेंद्र कुमार, अनीता, राजनंदन, ठीक है सभी लोग। क्या आंसर है इसका? थेरुकूथु ये है क्या? थेरुकूथु जो है वो है क्या, आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा सवाल है ये वाला, सिंपल से इसका जवाब है। क्या आंसर है जी? ये तमिलनाडु का एक जो फोक ड्रामा है वो है। थेरुकूथु तमिलनाडु का एक पॉपुलर फोक ड्रामा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। कहाँ का है सर? तमिलनाडु का है। थेरुकूथु का मतलब होता है स्ट्रीट प्ले। एक एनुअल, सालाना एक फेस्टिवल होता है मरियम्मन के नाम से, ठीक है ना? जो मरियम्मन का जो, जैसे कि मरियम्मन जो है वो ना, वो रेन की देवी हैं, बारिश की देवी हैं। जो अच्छा फसल है उनके लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इसी दिन, मतलब कि इसी समय जो थेरुकूथु है वो जो आपका प्ले है वो खेला जाता है। ये चलता है 8 दिन तक, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो द्रौपदी हैं, द्रौपदी महाभारत की कैरेक्टर हैं, तो द्रौपदी के बारे में, उनकी लाइफ पर यहाँ पर बताया गया है, मतलब चीज़ें जो होती हैं वो की जाती हैं। अगला आपका सवाल है अर्थशास्त्र के बारे में। ये टॉपिक आपका है आर्ट एंड कल्चर का। क्या ये पहला भारतीय टेक्स्ट था जिसने स्टेट को डिफाइन किया था? जिसने स्टेट को डिफाइन किया था।
क्लियर है। दूसरा, क्या ये मेनली कंसर्न्ड है जो गवर्नेंस है उससे, क्या ये मेनली संबंधित है प्रशासन से। अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया है सवाल, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। हाँ ठीक है ना। आपका जो अर्थशास्त्र है उस पर सवाल पूछा गया है, क्या ये पहला इंडियन टेक्स्ट है जो कि स्टेट को, स्टेट क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है आपका राज्य, राज्य मतलब ये बिहार यूपी नहीं, राज्य मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है देश की, उसको बोलते हैं। और आपका जो किताब है मेनली संबंधित है प्रशासन से, गवर्नेंस से ही। आपका आंसर क्या है, सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। मंगेश, सुमन, अभिषेक, सरिता, मधु, सुषमा, पूनम, सबका जवाब सही है। अरे वाह, अर्पिता बहुत सही, सुस्मिता, ज्योतिस्मिता बहुत अच्छे, रोमा बहुत अच्छे, आपका भी सही है। तो जो अर्थशास्त्र है इसको लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। किनके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा। ये एक किताब है स्पेस क्राफ्ट पर, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी पर। इसकी भाषा है संस्कृत, मौर्य काल की किताब है, इसको संस्कृत में लिखा गया है। समझ गए। ये पहला भारतीय किताब था जिसने स्टेट को डिफाइन किया। जो सप्तांग राज्य है उसका इसने कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया, इसने सप्तांग राज्य का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि जो सरकार है वो 7 अंगों से मिल करके बना होता है, इसलिए हम कहते हैं क्या, सप्तांग। सप्तांग का मतलब होता है सप्त अंग। राज्य के 7 अंग होते हैं, मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ भी क्या है, अभी हमारे यहाँ 3 अंग है। कौन कौन सा, लेजिस्लेचर, पहला है न्यायपालिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है विधायिका, है ना। उस समय 3 नहीं था, उसके हिसाब से 7 थे, उसके हिसाब से 7 थे, है ना। कौन कौन सा था, पहला है आपका स्वामी जो कि होता है राजा, दूसरा है अमात्य उसके मंत्री, तीसरा है जनपद मतलब कि जनता, चौथा है दुर्ग मतलब कि जो राजधानी है उसको फोर्टिफाई करना, उसको मजबूत करना, और आपका 5वां है कोष मतलब कि ट्रेजरी, छठा है आपका दंड जस्टिस, 7वां है आपका मित्र एलाई। तो ये आपके 7 अंग हैं स्टेट के। अच्छा, अगर इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछता, इसी को अगर घुमा के पूछता कि जो सप्तांग है, सप्तांग का कॉन्सेप्ट कौन से किताब में दिया गया है, अगर आपसे ये सवाल पूछे तो क्या बता ले आते आप। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछें कि जो सप्तांग है, राज्य का सप्तांग है, उसके बारे में कौन सी किताब में जिक्र किया हुआ है, क्या पता है आपको, है ना। ठीक है, चलिए सवाल आपका है हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में। क्या हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी भी पूरी तरह से डिसाइफर नहीं किया गया है, इसको करना बाकी है। डिसाइफर मतलब कि यहाँ पर वो डिसाइफर करना मतलब कि खुलना, डिकोड होना। द स्क्रिप्ट इज लार्जली कनेक्टेड टू ग्रीक लैंग्वेज। क्या ये हड़प्पन स्क्रिप्ट ज़्यादातर संबंधित है ग्रीक भाषा से। क्या ये लिखा गया है राइट से लेफ्ट की ओर, क्या ये दाएं से बाएं की ओर लिखा गया है, क्या आंसर है इसका। ध्यान से 1 to 3 में कौन सी बातें सही हैं आपके हड़प्पन के बारे में, ध्यान से बताइए। 1 to 3 के बारे में कौन सी बातें यहां पर सही हैं। द्रविडियन, अच्छा, अरे वाह, बिल्कुल सही। माहिका कह रही हैं 1-3, बढ़िया है, ठीक है। सुमन का आंसर है डी, अरे वाह, ठीक है। गगनदीप डी, निवेशिता डी, रोमा क्या आंसर दो। उपेंद्र, अभिषेक, ठीक है। ज्योतिस्मिता, तनुजा, अरे वाह, सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं।
सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। सरिता, रिंकी बहुत अच्छे, ठीक है, बढ़िया। अनीता, वाह, ये जो स्क्रिप्ट है वो जुड़ा हुआ है ग्रीक से नहीं, द्रविड़ से। राहुल द्रविड़ नहीं द्रविड़ भाषा, जो भाषा है ना, ये द्रविड़ लैंग्वेज की फैमिली है, ये लैंग्वेज की फैमिली है। द्रविड़ के अंतर्गत मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सभी आते हैं, ठीक है ना। तो पहला, इस हड़प्पा के स्क्रिप्ट को भी पूरी तरह से डिसाइफर नहीं किया गया है, अभी करना बाकी है। तो पहला तो सही है, ये तो फैक्चुअली करेक्ट है। ये जो लिपि है, लिपि लिखा गया है दाएं से बाएं की ओर, इधर से शुरू होकर के इधर की ओर जाता है। हमारा जो रोमन लिपि है वो लिखते हैं यहाँ से यहाँ पर, है ना। हिंदी देवनागरी लिपि ये भी लिखते हैं बाएं से दाएं, मगर जो आपका ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो हम लिखते हैं दाएं से बाएं की ओर। समझ गए। आपका यहाँ पर 3 सही है, दूसरा तो गलत हो गया, ये द्रविड़ है। क्या आंसर हुआ जी? 1 and 3 डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया है ना। 6 क्लासिकल लैंग्वेज में आपके जो राज्य ये है ना, चारों नीचे वाले, वो सब आते हैं। ये बातें हो गई। अगला सवाल आपका है सी रैंचिंग के बारे में। सी रैंचिंग में क्या वो मछलियों को पालते हैं जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट हैं और जिनकी भरपाई जरूरी है? क्या उनको हम लोग कंट्रोल लेबोरेटरी में उगा करके उसे डाल देते हैं समुद्र में? क्या सी रैंचिंग प्रोग्राम कराया जाता है CMFRI के द्वारा? क्या जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है वो सी रैंचिंग को सपोर्ट करता है? क्या आंसर है इसका? 1, 2 and 3 में से कौन सा आपका सही है बताइएगा सी रैंचिंग के बारे में ध्यान से। रैंचिंग क्या होता है पता है ना आपको? रैंचिंग में एक बड़े एरिया में कुछ जानवरों को, कुछ स्पीसीज को हम लोग फूड के लिए हम लोग उसको पालते हैं। फॉर एग्जांपल जो नॉर्दर्न अमेरिका है वहाँ पर सुअर वगैरह को पाला जाता है ना। जो गाय वगैरह है उसको पालते हैं वो लोग बीफ के लिए, सुअर को पालते हैं पोर्क के लिए, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ढंग से पढ़ोगे तो नंबर मिलेगा, ढंग से नहीं पढ़ोगे नंबर नहीं मिलेगा। वो सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है पढ़ने वाले पे कि कितना पढ़ रहा है वो, ठीक है ना। वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी थोड़ा सा टफ पड़ जाता है क्योंकि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, आपको पूरे 4 साल का पूछेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स ये सारे ऑप्शनल टफ हैं, आसान नहीं है ये। समझ गए बात? क्या आंसर है इसका? ऑब्वियस यहाँ पर तीनों बातें हैं। जो आपका इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट है, मतलब कि कोस्ट को मैनेज करने के लिए जो प्लान बनाया है हमने, वो सी रैंचिंग को सपोर्ट करता है। तीसरा सही है, पहला भी सही है। अगर मुझे पता है कि मेरा पहला और तीसरा सही है, मतलब क्या आपका केवल एक ही ऑप्शन है जहां पर 1 और 3 है, केवल एक ही ऑप्शन है जहां पर 1 और 3 है। क्या हो गया आपका? डी इज द करेक्ट आंसर, डी आपका सही जवाब है। अगला सवाल आपका है प्रोजेक्ट मानव के बारे में। डाउन टू अर्थ मैगजीन में इसके बारे में आया था, ह्यूमन एटलस एन इनिशिएटिव फॉर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। क्या ये एक नया ह्यूमन एटलस है जो लॉन्च किया गया है ताकि एक जो यूनिफाइड डाटाबेस है वो बनाएं मानव शरीर के सभी ऊतकों के बारे में, ताकि जो मानव शरीर कैसे काम करता है उसको हम समझ सकें? क्या इसको लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा? 1, 2 में से बताना कौन सा सही है। देखो ऐसे सवाल थोड़े से आपको टफ लगेंगे पढ़ने में, प्रोजेक्ट मानव, सी रैंचिंग वगैरह, मगर ये सारे न्यूज़ में है, ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इस पर सवाल आता है। तो ध्यान से आपको ये बताते चलना है प्रोजेक्ट मानव के बारे में। क्या आंसर है जी? है ना। आपको हमने सुबह 5 बजे
जो टारगेट दिया था, क्या आपको याद है? ठीक है, बढ़िया, अरे वाह, ठीक है। अधिकांश लोगों ने गलत किया है, नहीं क्यों? सही उत्तर है आरआरसी का, अरे वाह, ठीक है, आरआरसी का ठीक है। मिंटू ठीक कह रहा है, अरे वाह। अधिकांश अधिकांश मतलब करीब करीब सभी ही यहाँ पे। है ना, मीनू का सही है, मीनू मिष्टी ठीक है, माहिका सही है, बढ़िया। तो आपका यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है वो नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं कोशिकाओं की, अगर हम बात कर रहे हैं ऊतक की, तो कौन सा डिपार्टमेंट होगा जी? कौन सा डिपार्टमेंट होगा? ये डिपार्टमेंट है बायोटेक का। किसका है सर? ये डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का। आपका दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। क्या आंसर आया जी? A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्या है? आपका ए है जो सही आंसर है। A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर ये जो एटलस, अच्छा क्या करता है एटलस? एटलस का मतलब ये होता है ज्योग्राफी की फील्ड में कि एक जो पूरा एरिया है, एरिया के बारे में जो भी बातें हैं वो हम उस मैप पर उतार दें, है ना। कौन सा पेड़ कहाँ पे है, कौन सा नदी तालाब कहाँ पे है, सब बातें हम लोग मैप पर उतार दें, हम एक पूरा डाटाबेस बना दें। ये जो आपका ह्यूमन एटलस है, इसका पर्पस ये है कि मानव के शरीर में जो भी ऊतक हैं, टिश्यूज़ हैं, पूरा जो नेटवर्क है उसको हम बिछा दें एक मैप पर, ताकि मानव शरीर कैसे काम करता है वो हम समझ पाएँ। अगर हम समझ गए तो क्या होगा, जो बीमारियां हैं उनको हम समझ पाएंगे कि वो कैसे अटैक करता है हमारी बॉडी को, और उसको रोकने के लिए हम जो दवाएं हैं वो डेवलप कर पाएंगे। समझ गए, है ना। चलिए, ये बातें हो गई। अगला सवाल आपका है अटल जल स्कीम के बारे में। अटल जल योजना है उसके बारे में सवाल आपका है। क्या ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया जाता है? सेंट्रल स्कीम है जिसका काम है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का, जिसका काम है इसको इम्प्रूव करना? क्या फोकस है जो ग्राउंड वाटर लेवल जो डिक्लाइन कर रहा है उसको रोकना का? क्या ये कम्युनिटी लेड है, मतलब कि क्या यहाँ पर जो समुदाय है क्या हम उसका हेल्प लेते हैं? ठीक है, बढ़िया। 1, 2 और 3 में बताना कौन सा सही है अटल जल मिशन के बारे में। क्लियर है? अच्छा देखो, ये सारे जो आपके सवाल है ना वो आपके न्यूज़ में आए हुए हैं। अटल भूजल योजना ये आया था आपके इंडियन एक्सप्रेस में। जो ग्राउंड वाटर उसके लिए स्कीम है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सर सवाल टफ करवा रहे हैं तो नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, कहाँ पूछेगा? सब पूछेगा, हर साल पूछता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो सवाल ध्यान से बैठ करके करते रहिए, ठीक है, बढ़िया। यहां पर तीनों बातें हैं। जो अटल जल स्कीम है वो फंड किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए है। जो ग्राउंड वाटर है इसको इम्प्रूव करना इसका काम है अटल जल मिशन का। जो समुदाय है, समुदाय की हेल्प से, समुदाय की मदद से यहाँ पर जो आपका ग्राउंड वाटर है इसको इम्प्रूव किया जाएगा। डी आपका यहाँ पर सही है। 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। सर टफ ही चाहिए? नहीं, आप लोग को देख के लगता नहीं है कि आप लोग टफ सवाल के लायक हैं।
60 लोग देख रहे हो, मैं क्यों पढ़ाऊँगा आपको? थोड़ा इसमें बढ़ाओ, कितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इनमें से कौन सा मैकेनिज्म कैन हेल्प टू कंटेन फूड इन्फ्लेशन? जब बच्चे होते हैं तो पढ़ाने में अच्छा लगता है, कोई है ही नहीं तो मज़ा क्या आएगा। अधिकांश लोग सो रहे हो बैठ करके घर में, है ना। राजानंदन कुमार, आई एम जस्ट पास टू इंटरमीडिएट एग्जाम सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आप पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए, जो ग्रेजुएशन का है ना पहले वो कर लीजिए, ठीक है। क्या आंसर है इसका? जो कौन सा मैकेनिज्म है जो आपका फूड इन्फ्लेशन, खाद्य मुद्रास्फीति, उसको रोकने में ये काम देगा, उसको रोकने में ये काम देगा, ठीक है। इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फूड आर्टिकल, दूसरा मोर प्रोक्योरमेंट बाय एफसीआई, इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट। आप लोगों को केवल जो होता है ना बातें बोलनी आती है, सर हिंदी में ले आइए, सर ये पढ़ा दीजिए, सर वो पढ़ा दीजिए। अरे तुम्हारा भी तो कुछ है, तुम भी तो कुछ करो, है ना। सभी को फ्री में पढ़ने की आदत हो गई है। ठीक है, बढ़िया। तो आपका जो खाद्य मुद्रास्फीति है इसके बारे में है इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फूड आर्टिकल, प्रोक्योरमेंट बाय एफसीआई, इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट। 1, 2 और 3 में कौन सा आपका मेजर ये आपका काम करेगा फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। है ना, क्या आंसर है इसका? अच्छा, फूड इन्फ्लेशन कब होगा, खाद्य में मुद्रास्फीति कब होगी? जब या तो उसका सप्लाई कम हो जाए या तो उसका डिमांड बढ़ जाए, या तो उसका डिमांड बढ़ जाए, यही है ना। या तो आपका सप्लाई कम हो जाए या तो उसका डिमांड बढ़ जाए, यही होगा। अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें फूड आर्टिकल पर, ज़्यादा लगा दें तो क्या होगा, हमारा इंपोर्ट घटेगा, सॉरी हाँ, हमारा यहाँ पर जो इंपोर्ट है वो घटेगा, इंपोर्ट घटेगा ना। तो जो यहाँ पर माल आना था भारत में वो अब कम आएगा, तो जो सप्लाई है हमारे यहाँ घटेगा, तो पहला तो बढ़ा देगा ना। इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से फूड का इन्फ्लेशन बढ़ा देगा, तो आपका पहला तो गलत हो गया, मतलब मेरा यहाँ पर ए चला गया, यहाँ पर आपका डी चला गया, ठीक है। स्टॉक लिमिट अगर आप लगाएंगे तो जो खाद्यान्न का यहाँ पर गोदाम में भरवाई किया, मतलब लोग उसको स्टॉक करते हैं, है ना, वो कम हो जाएगा। मतलब कि जो फूड का सप्लाई है मार्केट में वो आपका बढ़ेगा। क्या होगा, आपका सप्लाई जो है मार्केट में वो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो खाद्य का मुद्रास्फीति है वो आपका कम होगा, तो आपका तीसरा सही है। अगर एफसीआई ज़्यादा माल प्रोक्योर करेगा, अगर एफसीआई ज़्यादा खाद्यान्न प्रोक्योर करेगा तो मार्केट में सप्लाई घटेगा, क्योंकि एफसीआई जा करके अपने गोदाम में रखेगा माल, है ना। आपका दूसरा यहाँ पर गलत है, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो क्या आंसर हो गया आपका C3 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बढ़िया, ठीक है। चलो हम लोग बाकी बातें करते हैं अपने अगले वीडियो में। आपको जो मेरे सारे कोर्सेज हैं पता है, यहाँ पे अगर किन्हीं को ज्वाइन करने का मन होगा ज्वाइन करेंगे। ये सारे कोर्स करंट अफेयर के हैं, और मेरे जो कोर्स स्टेटिक वाले हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपका एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स है, ज्योग्राफी का कोर्स है, कोर्स पॉलिटी का है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट अफेयर के अलावा। साइंस का मैंने कोर्स बनाया हुआ है, और कोर्स आपका यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी का ही है। तो सारा आपका जो प्रीलिम्स का पूरा कोर्स यहाँ पर बनाया गया है। हम लोग करंट पढ़ रहे हैं, और प्रीलिम्स के बाद आपके लिए नए नए कोर्स मेंस के लिए लॉन्च किए जाएंगे। रेफरल कोड है यहाँ पर SN Live, याद रखिएगा, ये कोड अप्लाई करना है और आपको डिस्काउंट मिलता है। आप मेरा ग्रुप एक्सेस कर पाएंगे इस कोड को अप्लाई करने के बाद, ठीक है। यहाँ पर आपकी होती है ग्रुप स्टडी, ठीक है दोस्तों। हम लोग मिलते हैं अपने अब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
टेक केयर, जय हिंद।